जिंदगी मौत से कितना ही लड़ ले, जीत तो आखिर मौत की ही होती है। हम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 साल की उम्र से मौत को धोखा देते आ रहे थे, लेकिन अब यहां से आगे कहां? वक्त की ताकत उस पर बैठने वाले में नहीं होती, उस पर बैठाने वाले में होती है। इत्तेफाक से किसी और के हिस्से का बुरा हमारी किस्मत पर बरस गया तो आपने समरकंद को नहीं, समरकंद ने आपको चुना है। समरकंद शहबानी खान के हवाले कर देंगे तो आप कहां जाएंगे? सिंधु के उस पार लोधी की सल्तनत को हराने। बाबर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इतिहास अध्ययन की पाठशाला चैनल पर। जैसे कि आज का जो वीडियो है वो है बाबर पर रिलेटेड, और हम जानेंगे बाबरनामा से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो इसमें हम ये भी जानेंगे कि बाबर कौन था और बाबर का आने का उद्देश्य क्या था भारत में, और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी वाले आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी वीडियो की वो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट। बाबर ने बाबरनामा में अपने जीवन की हर छोटी से छोटी सफलता और असफलता के दौरान जो संघर्ष किया, साथ ही उसने अपनी ज़िंदगी में जो भी महसूस किया उसे बड़ी खूबसूरती से पेश किया है। अब हम जानते हैं बाबरनामा में बाबर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। उससे पहले समझ लेते हैं कि बाबर कौन था। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। बाबर का संक्षिप्त इतिहास। मुगल सम्राट बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को आंधीजान शहर के फरगना घाटी में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के रूप में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, जो फरगना की जागीर का मालिक था, और उसकी मां का नाम कुतलुग निगार खां था। बाबर अपने पिता की तरफ से तैमूर के वंशज और अपनी मां की तरफ से चंगेज़ खां के वंशज थे। इस तरह जीत हासिल करना और कुशल प्रशासन बाबर के खून में ही था। मुगल बादशाह बाबर मंगोल मूल के बरला जनजाति से आए थे, लेकिन जनजाति के अलग अलग सदस्य, भाषा, रीति रिवाज और लंबे समय से तुर्की क्षेत्रों में रहने की वजह से वे खुद को तुर्की मानते थे। इसलिए मुगल सम्राट ने तुर्कों से बहुत समर्थन हासिल किया, और जिस साम्राज्य की उन्होंने स्थापना की वह तुर्की थी। बात करें बाबर का परिवार, जो कि चगताई कबीले का सदस्य बन गया था, उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। वो पितृपक्ष की ओर से तैमूर के 5वें वंशज और मातृपक्ष की ओर से 13वें वंशज थे। बाबर ने जिस नए साम्राज्य की स्थापना की वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश का था, जिसका नाम चंगेज़ खां के दूसरे बेटे के नाम पर पड़ा था, और बाबर की मातृभाषा चगताई थी, जिसमें वे निपुण थे। बाबर ने बाबरनामा के नाम से चगताई भाषा में अपनी जीवनी लिखी, जिसका नाम तुजुक-ए-बाबरी के नाम से जाना जाता है। बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा ने फरगाना की घाटी पर शासन किया था, क्योंकि उस समय तुर्कों के बीच उत्तराधिकार का कोई निश्चित कानून नहीं था। वहीं बाबर जब महज 11 साल के ही थे, तब उनके पिता उमर शेख मिर्ज़ा दुनिया को अलविदा कह गए, जिससे छोटी सी उम्र से ही बाबर जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गए थे। शुरुआती दौर बाबर के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण और संघर्षमय रहा, लेकिन बाद में इसी मुगल सम्राट ने भारत के कई हिस्सों पर राज किया। तो आइए शुरू करते हैं कुछ बाबरनामा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो बाबरनामा बाबर ने लिखा था, और बाबर द्वारा रचित तुर्की भाषा की इस कृति को तुजुक-ए-बाबरी भी कहा जाता है। शेख जैतुद्दीन ख्वाजा ने इसका सर्वप्रथम फारसी में अनुवाद किया। इसमें खानवा तक की लड़ाई का उल्लेख है। यह ग्रंथ भारत की
1504 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक की राजनीति एवं आर्थिक स्थिति पर वर्णनात्मक प्रकाश डालता है। इस ग्रंथ में बाबर ने भारतवर्ष की राजनीतिक और आर्थिक दशा का अत्यंत सजीव चित्रण किया है। प्रकृति प्रेमी होने के कारण उसने इस ग्रंथ में देश की वनस्पति, पशु पक्षियों का भी वर्णन किया है। यहाँ के निवासियों के स्वभाव आदि के वर्णन में उसने कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। बाबरनामा से बाबर के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक क्रियाकलापों की पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। बाबरनामा में हुमायूं के शुरू के शासनकाल की जानकारी भी मिलती है। उसके जन्म से लेकर भारत विजय तक का वर्णन किया गया है। बाबरनामा में हुमायूं की अच्छाइयाँ व बुराइयों का भी उल्लेख किया गया है। व्यक्तिगत कमजोरियों का उल्लेख किया गया है। बाबरनामा में कुछ कमियां भी हैं। इसमें भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन देते हुए बाबर ने खानदेश, उड़ीसा, सिंध व कश्मीर का वर्णन नहीं किया है। पुर्तगालियों की बस्तियों को नज़रअंदाज किया गया है। बाबरनामा में बीच बीच में अंतराल दिए गए हैं। फिर भी यह ग्रंथ मुगल काल के आर्थिक इतिहास जानने के प्रथम श्रेणी के स्रोतों में आता है। बाबर ने फसलों, फल फूल, सब्जियों, अन्य उत्पादित वस्तुओं, खेत, कस्बों, जानवर, वर्षा इत्यादि की जानकारी बाबरनामा में दी है। बाबर के विशेष महत्वपूर्ण एवं रोचक ग्रंथ बाबरनामा में उसके 47 वर्ष तथा 10 मास के जीवन काल में से लगभग 18 वर्ष का ही विवरण उपलब्ध होता है और वह भी बीच में अधूरा मिलता है। बाबर की आत्मकथा में जिन वर्षों का उल्लेख मिलता है वे निम्न प्रकार हैं। सन 1493 से 94 से 1502-3 ईस्वी तक की घटनाओं का वृत्तांत, परंतु इसमें अंतिम घटनाओं का विवरण उपलब्ध नहीं है। सन 1504 से 1508 ईस्वी तक की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। सन 1508-9 ईस्वी की कुछ घटनाओं का उल्लेख मिलता है। सन 1519 से जनवरी 1520 ईस्वी तक की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। नवंबर 1525 से 2 अप्रैल 1528 ईस्वी तक की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। यह भाग भारत से संबंधित है। सितंबर 1528 से सितंबर 7 1529 ईस्वी तक की घटनाओं का उल्लेख मिलता है, परंतु इसमें भी 1528 ईस्वी के कुछ माह का विवरण प्राप्त नहीं होता है। तो यह कुछ ऐसे दिनांक हैं या ऐसी जानकारी है जिसमें उसके विवरण की कुछ अपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, यानी इन तिथियों से संबंधित जितनी घटनाओं का वृत्तांत उपलब्ध है उतनी ही घटनाएं मिलती हैं और उसके बारे में विस्तृत रूप से नहीं मिलता है। बहुत संभव है कि बाबर ने 2 पुस्तकें तैयार की होंगी। प्रथम पुस्तक दैनिक डायरी के रूप में रही होगी, जिसमें वह दैनिक घटनाओं का विवरण उसी रात्रि में अथवा शीघ्र ही जब कभी उसे अवसर मिलता होगा लिखता गया होगा। तत्पश्चात उसने दैनिक डायरी के प्रारंभिक भाग में उचित संशोधन करके प्रत्येक वर्ष का विवरण लेखों के रूप में लिखना प्रारंभ कर दिया होगा। इस प्रकार उसके ग्रंथ की कम से कम 2 प्रतियां रही होंगी, परंतु अब दोनों ग्रंथों का पता नहीं है। संभवतः दोनों ही प्रतियां नष्ट हो गई होंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि उसने जब कभी भी जब उसे समय मिला तो उसे अपनी डायरी में लिखा, लेकिन उससे संबंधित जो दोनों विवरण मिलते हैं वह दोनों ही विवरण नष्ट हो चुके हैं। इसी प्रकार अकबरनामा तथा अन्य फारसी के ग्रंथों में भी इस संदर्भ में वाक़यात शब्द का प्रयोग हुआ है, परंतु इसमें यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इस ग्रंथ का नाम वाक़यात बाबरी रहा होगा। हुमायूंनामा, अकबरनामा तथा पादशाहनामा आदि ग्रंथों के अनुवाद में इस ग्रंथ का नाम कुछ पांडुलिपियों में बाबरनामा लिखा हुआ मिलता है। अन्य ग्रंथों में इसका नाम तुजुके बाबरी लिखा हुआ प्राप्त होता है। निष्कर्ष तौर पर यह कहा जा सकता है कि मध्यकाल में यह ग्रंथ हिंदुस्तान में वाक़यात बाबरी के नाम से ख्यात रही होगी, परंतु अब अधिकांशतः इस ग्रंथ को बाबरनामा अथवा तुजुके बाबरी के नाम से ही पुकारा जाता है। बाबरनामा की भाषा बाबर ने अपने ग्रंथ
बाबरनामा की रचना अपनी मातृभाषा अर्थात चगताई तुर्की में ही की है। रचना शैली बाबरनामा में दो प्रकार की रचना शैली देखने को मिलती हैं। बाबरनामा के अनुवाद शेख जैनुद्दीन ख्वाजा ने इसका सर्वप्रथम फारसी में अनुवाद किया था। 1583 ईस्वी में अकबर ने पुनः खान खाना को इसके अनुवाद का आदेश दिया था और 1589 से 90 ईस्वी में इसका अनुवाद किया गया। अंग्रेजी में इसका अनुवाद 1826 ईस्वी में मिसेस एस बेवरीज ने किया था। अन्य भाषाओं में बाबरनामा के अनुवाद हो चुके हैं, जिनके कारण बाबरनामा को काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से इसमें जो अलग अलग लोगों के अनुवादित विवरण है वो भी मिलते हैं। और बात करें मुख्य अनुवादों का विवरण जो है इसमें, तो बाबरनामा का फारसी अनुवाद बाबर के सदर शेख जैन वफाई ख्वाफी ने बाबरनामा के हिंदुस्तान से संबंधित भाग का काव्यमय फारसी भाषा में अनुवाद किया है। बाबरनामा का दूसरा फारसी अनुवाद सन 1586 ईस्वी में मिर्जा पाइंदा हसन गजनवी ने प्रारंभ किया, किंतु वह इसे पूर्ण नहीं कर सका। बाद में मोहम्मद कुली मुगल हिसारी ने इसे पूर्ण किया, किंतु बाबरनामा का सबसे प्रसिद्ध फारसी अनुवाद मिर्जा अब्दुल रहीम खान खाना बिन बैरम खान खाना का है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो इसे अबुल फजल के अकबरनामा के लिए अकबर के आदेशानुसार प्रारंभ किया गया था। उसने इसे नवंबर 1589 ईस्वी के अंतिम सप्ताह में पूर्ण कर अकबर को काबुल में समर्पित किया। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार से कुछ मिलता है। विलियम एर्स्किन ने फारसी भाषा में अंग्रेजी भाषा में रूपांतर किया था, यानी जो विलियम एर्स्किन है उन्होंने फारसी भाषा से अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित किया था, जबकि ले ईडन ने अपना अंग्रेजी अनुवाद तुर्की से तैयार किया था। वहीं श्रीमती बेवरीज ने बाबरनामा का तुर्की भाषा में हस्तलिखित ग्रंथ के आधार पर अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। यही कारण है कि बेवरीज का अनुवाद अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय माना जाता है। इन तीनों ने ही बाबरनामा को अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित किया, जहां विलियम एर्स्किन फारसी भाषा में, ले ईडन तुर्की से अंग्रेजी अनुवाद करते हैं, तो वहीं श्रीमती बेवरीज जो हैं उनका सबसे ज़्यादा प्रामाणिक माना गया है और ये भी तुर्की भाषा से हस्तलिखित ग्रंथ में अंग्रेजी अनुवाद मिलता है। बाबरनामा का फ्रेंच भाषा में अनुवाद पॉवेत दी कार्तले ने सन 1871 ईस्वी में बाबरनामा का अनुवाद किया। बाबरनामा का हिंदी भाषा में अनुवाद विलियम एर्स्किन के अंग्रेजी अनुवाद से रूपांतरित किया गया था और यह श्री केशव कुमार ने किया था। इस प्रकार विभिन्न भाषाओं में बाबरनामा का रूपांतर इस ग्रंथ की लोकप्रियता का विशेष परिचायक है। तो आइए जान लेते हैं इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो वह है तुजुक बाबरी का प्रथम फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। आशा है आपको इसका उत्तर पता होगा। अगर नहीं पता है तो इसका उत्तर है शेख जैन वफाई। इसकी अगर हम व्याख्या देख लें तो व्याख्या है शेख जैन वफाई, जिनका दूसरा नाम जैनुद्दीन ख्वाजा भी मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो जिसने बाबर के समय ही फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इसके बाद मिर्ज़ा पाइंदा हसन ने अकबर के समय में किया था और जिसे वह पूर्ण नहीं कर सका, और इसके बाद अकबर ने अब्दुल रहीम खाना को इसका अनुवाद करने की अनुमति दी। इसका अंतिम फारसी अनुवाद शाहजहां के समय में अबू तालिब तुर्बती ने किया था। एक बात और ध्यान रखने योग्य बात है कि जब मिर्ज़ा पाइंदा हसन ने इसे पूर्ण किया था तो वह इसे पूर्ण नहीं कर पाया था और इसे उसके स्थान पर जिसने पूर्ण किया था उसका नाम भी हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बाबरनामा का दूसरा फारसी अनुवाद सन 1586 ईस्वी में मिर्ज़ा पाइंदा हसन गजनवी ने प्रारंभ किया, किंतु वह इसे पूर्ण नहीं कर सका। बाद में मोहम्मद कुली मुगल हिसारी ने इसे पूर्ण किया। तो आप इस बात को भी एक फैक्ट के तौर पर याद रखे रहिएगा कि मिर्ज़ा पाइंदा हसन जिसे पूर्ण नहीं कर सका था उसे किसने पूर्ण किया था, और तत्पश्चात बाबरनामा को अकबर के निर्देशानुसार अब्दुल रहीम खाना ने पूर्ण किया था। तो ये थे कुछ बाबरनामा से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स, और आशा है आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे और फैक्ट्स पसंद आया होगा। आप सभी को वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।